पटेल प्रहलाद भाई। जिस बुलेटिन में बात होगी भारत पाकिस्तान की लड़ाई की, दिल्ली में हाई लेवल बैठकों की लगी कतार की, देखेंगे सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को मिले एक और झटके को, संसद और न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानेंगे क्यों आईपीएल किया गया स्थगित, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यों को अपनी आपात शक्तियों के इस्तेमाल की मिली छूट, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू होगा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और आतिशी को राहत, आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की कार्यवाही पर 4 हफ्ते बढ़ी रोक, जनता को बीजेपी के खिलाफ भड़काने के लगे थे आरोप। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली जय हिंद यात्रा, सुरक्षा बलों को किया सलाम, कई राज्यों में निकाली गई यात्रा। शेयर बाजार में गिरावट, 880 अंकों की गिरावट के साथ 79,454 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 265 अंकों की गिरावट के साथ 24,008 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो भारत पाकिस्तान में सैन्य टकराव तेज होता जा रहा है। दोनों देशों में रात भर गोलीबारी चलती रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हर वार को नाकाम कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात की जानकारी दी। तो क्या बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जंग पर आमादा दिखाई दे रहा है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। भारत के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही दुनिया में पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। इसलिए बौखलाया पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरी पश्चिम सीमा पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। अभी तक भारत की तरफ से सब्र से काम लिया गया है। वो पहले ही साफ कर चुका है कि उसने एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की, किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि हमारे कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से तंगधार उरी उधमपुर में हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर फिलहाल सस्पेंड रहेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस समय भारत पर हमला किया, उस दौरान वो अपने एयर स्पेस में यात्री विमान भी उड़ा रहा था। वो आम यात्रियों को शील्ड बनाकर हमले कर रहा था। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे। भारत ने बेहद संयम से काम किया। पाकिस्तान की तरफ 300 से 400 ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। 36 स्थानों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने इनमें से कई ड्रोन और घुसपैठियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इस हमले का संभावित मकसद भारत की वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि ये तुर्की के 80 गार्ड सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान के हमले का जवाब देने के लिए भारत ने भी उसके 4 ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत के हमले में पाकिस्तान का एडी रडार तबाह हो गया है। ये रडार चीन में बना हुआ था। भारत ने अभी तक तो संयम दिखाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से हिमाकत जारी रखी तो उसे सख्त सबक सिखाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान में तनाव और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी तैयारियां और मजबूत कर रहा है। दिल्ली में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्रालय से लेकर कृषि मंत्रालय तक सभी ने अपने विभागों को किसी भी हालात के लिए तैयार करने पर जोर दिया। इस बीच सरकार ने एक बार फिर मीडिया और आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में डट कर खड़ा है। पाकिस्तान के हर हमले का भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। इन हालात में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में हाई लेवल की मीटिंग की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और रक्षा सचिव आरके सिंह मौजूद रहे। तीनों सेना के अध्यक्षों ने रक्षा मंत्री को मौजूदा हालात की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजित डोभाल की मुलाकात हुई। गृह मंत्री के आवास पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी,
सीआईएसएफ के महानिदेशकों के साथ ही गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सीमा की स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कृषि भंडार भरे हुए हैं। कृषि विभाग के तौर पर हमारी जिम्मेदारी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। हमारे पास गेहूं, चावल या अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में है। जवान सीमा पर तैनात हैं और वैज्ञानिक खेतों में किसानों के साथ है। यानी देखा जाए तो सभी केंद्रीय मंत्रालयों की बैठकें हुई और सभी मंत्रियों ने किसी भी स्थिति के लिए अपने विभागों की तैयारी ठोस करने पर जोर दिया है। राज्य सरकारों ने भी इन तमाम मुद्दों पर अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें सेना की मूवमेंट और सोर्सों के आधार पर खबर दिखाने से इनकार किया गया है। भारत सरकार और सेना की तैयारियों के चलते दुनिया भर में हलचल दिखाई दे रही है और ये दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। इस बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था, जिसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उसने वर्ल्ड बैंक से मामले में मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी है। तो पाकिस्तान की अपील पर क्या कहा वर्ल्ड बैंक ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सिंधु जल समझौते पर अब वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। भारत ने यह फैसला तब तक के लिए लिया है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की नीति से स्पष्ट और स्थायी रूप से पीछे नहीं हटता। इसे लेकर मीडिया में कई अटकलें चल रही थी कि वर्ल्ड बैंक शायद इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा। इन तमाम अटकलों पर अब विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपना मत साफ कर दिया है। अजय बंगा ने कहा कि 1960 के समझौते में विश्व बैंक केवल मध्यस्थ की भूमिका में है। इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी इस हालिया विवाद में वर्ल्ड बैंक कोई दखल नहीं देगा। अजय बंगा ने कहा है कि हमारी भूमिका सिर्फ मध्यस्थ की है। विश्व बैंक इस द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये दोनों देशों का फैसला है कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि समझौते में ऐसा कोई नियम नहीं है जो इसे निलंबित करने से रोके। बंगा ने यह भी बताया कि भारत या पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। संधि के तहत इंडस नदी के 80% पानी का हिस्सा पाकिस्तान को और 20% हिस्सा भारत को मिलता है। बंगा के इस बयान से साफ है कि विश्व बैंक इस विवाद में तटस्थ भूमिका निभाता दिख रहा है और पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि देश में सर्वोपरि कौन है। बीते कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विवाद देखा जा रहा था। बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए। सवाल उठ रहे थे कि कोर्ट बड़ा है या संसद, और अब कोर्ट ने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। तो क्या फैसला है कोर्ट का, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ वक्त से देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर काफी बहस देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए, कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बहसों पर विराम लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत श्रेष्ठ है या संसद या सरकार, कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है। संविधान ने देश की व्यवस्था चलाने के लिए शासन के 3 अंगों, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी कोर्ट को विशेषाधिकार दिए हैं। कभी कभी शासन के इन अंगों में सर्वोच्चता की टसल हो जाती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान ने सब कुछ साफ कर दिया है और ये भी बताया है कि सर्वोच्च अगर कुछ है तो वो है भारत का संविधान। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को राज्य सरकार के विधेयक बेवजह रोके रखने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। और सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, राष्ट्रपति को भी किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांध दिया, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी ने इन बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश में एक राजनीतिक बहस छेड़ दी कि जब किसी बिल को विधायिका ने पास कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस बिल को लागू करने से रोक सकता है? क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जबकि वो देश के संवैधानिक प्रधान है? सर्वोपरि कौन है, सुप्रीम कोर्ट, संसद या फिर सरकार? लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविधान ही सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविधान ही सर्वोपरि है।
साथ ही ये भी बता दिया है कि कोर्ट की अवमानना करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर एक्शन मामले में गुंटूर जिले के एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। उन पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी सजा सुनाई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। What if you could get permanent teeth in just 24 hours? People are always देश से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुंटूर जिले के एक डिप्टी कलेक्टर को डिमोट कर तहसीलदार के पद पर भेजने का फैसला सुनाया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण हुई। दरअसल डिप्टी कलेक्टर ने गुंटूर में झुग्गी झोपड़ियों को जबरन हटाया, जिससे कई लोग बेघर हो गए। कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला जस्टिस BR गवई और AG मसी की बेंच ने सुनाया। दरअसल हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 2 महीने की सजा सुनाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करते हुए उन्हें डिमोट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना सबके लिए जरूरी है। डिप्टी कलेक्टर के वकील ने नरमी की अपील की और कहा कि सजा से उनका परिवार और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने जवाब दिया कि डिप्टी कलेक्टर को झुग्गियां तोड़ते वक्त ये सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की महिमा सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में है, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कानून के शासन की नींव पर हमला है। अगर डिप्टी कलेक्टर मानवीय दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं तो उन्हें अमानवीय तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े हों। ये फैसला कानून के शासन को मजबूत करने का संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो सवाल एनसीपी के एकजुट होने को लेकर भी उठ रहे हैं। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार की अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से दूरियां खत्म होती दिख रही हैं। इस बीच शरद पवार ने एनसीपी के पुनर्मिलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे खलबली मच गई है। चर्चा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, क्या कोई सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्य में एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावना जताई है। शरद पवार ने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रिया सुले को पार्टी के मर्जर पर फैसला लेना है। शरद पवार ने आगे कहा कि उनकी पार्टी का एक वर्ग अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को अपने चचेरे भाई अजित पवार के साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा करनी होगी। अगर पुनर्मिलन होता है तो दूसरों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दोनों परिवार मिलकर साथ आ जाएं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने याद दिलाया कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब आज अलग हुए सभी लोग साथ थे। उन सभी की विचारधारा एक ही है, इसलिए अगर भविष्य में ये सभी फिर से एक साथ आते हैं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शरद पवार के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जिसके बाद एनसीपी के दोनों खेमों से पुनर्मिलन की संभावना को लेकर संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले कई बार एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद से दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। चाचा शरद पवार के लिए अजीत पवार का रुख नरम होता दिखाई दिया। हाल ही में 1 महीने से भी कम समय में शरद और अजीत पवार 3-4 कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए। ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। शरद पवार और अजित पवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ा बदलाव आईपीएल के शेड्यूल में भी होने जा रहा है। पहले ही धर्मशाला में चल रहे मैच को रोका जा चुका है और अब भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने एक और बड़ा ऐलान किया है। तो क्या है बीसीसीआई की घोषणा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। ये फैसला हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बाद लिया गया, जिसके चलते धर्मशाला में पंजाब दिल्ली का मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा। बीसीसीआई ने सुरक्षा और सभी हितधारकों की चिंताओं को देखते हुए ये कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल को सिर्फ 7 दिनों के लिए रोका है। इस दौरान हालात की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद टूर्नामेंट दोबारा शुरू हो सकता है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। राजीव शुक्ला ने आगे बताया कि आईपीएल को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। 1 हफ्ते बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक बयान में कहा कि यह फैसला सभी टीमों, खिलाड़ियों, प्रायोजकों, प्रसारकों और फैंस की राय लेने के बाद लिया गया है। काउंसिल ने यह भी कहा कि बीसीसीआई को भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों पर पूरा भरोसा है। फिर भी सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
अब अगले हफ्ते बीसीसीआई हालात का जायजा लेगी और आईपीएल के बचे हुए मैचों का नया शेड्यूल जारी करेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। गेहूं के साथ में अब घुन भी पिसेगा। जी हाँ, पाकिस्तान में पाले हुए उनके हजारों आतंकवादी और उसके अलावा पाला हुआ भारत का डॉन दाऊद इब्राहिम अब कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। और यह हालत हो गई कि एयर स्ट्राइक के डर से दाऊद इब्राहिम ने बताया जाता है कि अपना ठिकाना बदल लिया है, वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। अब देखना यह है कि एयर स्ट्राइक से बचने वाले एक एक आतंकवादी किस तरह से बचेंगे, क्योंकि इस बार घर में घुस के मारा गया है।